सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्बिशन एमबीबीएस आईआईटी जेई। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 और जो रहेगा यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके पहले अब तक हमने कई सारे टॉपिक देख लिए थे और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपके लिए वर्नर थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आपने जरूर देखा होगा। तो आज हम यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। जिस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हो, आईयूपीएसी नाम लिखते हो, इसी तरीके से आज हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोल्ट का नाम लिखना सीखेंगे। किसका? कॉम्प्लेक्स सोल्ट का आज हम यहाँ पे नाम लिखना सीखेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर ओनली और ओनली बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट हो गया, जेई हो गया और भी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड वाले इस लेक्चर को जरूर देख लेना क्योंकि आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ये सारे पॉइंट मैंने जो पूरी थ्योरी लिख रखी है ना यहाँ पे ABCDEFG पॉइंट, ये पॉइंट आपको बाद में समझाऊंगा, एकदम ईजी है। पहले आप इधर समझो। अगर आपको ये सब मैंने नीचे लिख रखा है, अगर आपको ये समझ आता है तो आपको वो पॉइंट अपने आप समझ आ जाएंगे। ओके, तो आप इधर फोकस कीजिए इन टॉपिक के ऊपर। तो देखो, मैंने यहाँ पे इन टॉपिक में देखो, आप देखो हमारे सोल्ट कितने तरीके के होते हैं। हमारे सोल्ट यहाँ पे कई तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे 4 टाइप आपके लिए ले रखे हैं। चारों टाइप समझो। पहला सोल्ट NaCl, आपने इसका नाम कई बार लिखा होगा, सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। अब बताओ, NaCl सोडियम क्लोराइड, हमने पहले सोडियम ही क्यों लिखा, बाद में क्लोराइड ही क्यों लिखा? बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अच्छे से आप रीजन नहीं बता पाते। तो देखो, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको कुछ भी हो जाए कभी भी, सबसे पहले आपको केटाइन लिखना है, नाम लिखते लिखते टाइम, और केटाइन के बाद में आपको लिखना भैया एनाइन। सबसे पहले केटाइन लिखना है, दूसरे नंबर पे हमको लिखना है एनाइन। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपका ये सिंपल सोल्ट है। सिंपल सोल्ट कैसे पता लग रहा है? एक तो इसमें सिंपल केटाइन है, दूसरा सिंपल एनाइन है। आप देख लो, ये सिंपल केटाइन Na+ और Cl- सिंपल एनाइन, तो ये क्या हो गया? आपका सिंपल सोल्ट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? केटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे। कई सारे एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ आएगा। इसके बाद सेकंड टाइप का हमारा सोल्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक तो कॉम्प्लेक्स केटाइन आ जाए और सिंपल एनाइन आ जाए। कैसे पता लगा कॉम्प्लेक्स केटाइन? ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सबसे एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले आगे वाला पार्ट होगा वो हमेशा केटाइन होगा। जो आगे होगा वो केटाइन, जो पीछे होगा वो एनाइन। तो आगे वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स केटाइन हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया? ये आपका सिंपल एनाइन हो गया, ना कि कॉम्प्लेक्स एनाइन। थर्ड वाला देखो, अब थर्ड वाले में देखो आगे K4 है और आगे फिर जिसके बाद में क्या है? ब्रैकेट बन के स्क्वायर ब्रैकेट में ये सब लिखा हुआ है FeCN6। तो ये तो क्या हो गया आपका? ये वाला केटाइन हो गया और ये वाला आपका एनाइन हो गया। तो हमने इसको क्या बोल देंगे? सिंपल केटाइन। क्योंकि देखो, पोटेशियम क्या, आप देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये आपका सिंपल केटाइन हो गया। और FeCN6, ये एनाइन तो है, लेकिन कौन सा एनाइन है? कॉम्प्लेक्स एनाइन। कैसे पता लगा? यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये थर्ड टाइप हो गया। इसी तरीके से फोर्थ टाइप का जो सोल्ट होता है वो होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन। कैसे पता लगा? आप देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, सबसे पहले केटाइन आता है, बाद में एनाइन आता है। तो पहले जो आ रहा है वो हो गया आपका केटाइन, और इसके बाद में जो आ रहा है वो क्या हो गया? आपका एनाइन हो गया। तो आप देखो, अब ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? यहाँ पे इसमें भी ब्रैकेट आ रहा है और इसमें भी ब्रैकेट आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब आपको मैंने जो वो पॉइंट थे ना अभी 5-7 पॉइंट, वो बताऊंगा, बस एक बार ये पॉइंट और देख लो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है आपको जब क्वेश्चन लगाते हो, इसलिए। तो अभी मैं बता देता हूँ, फिर से थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखो, आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ऐसा इस तरीके का आपको सोल्ट देखने को मिल जाए, कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको सोल्ट देखने को मिल जाए, मैं ओनली इतना ही ले रहा हूँ, ये इतना, ठीक है, ये इतना ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड के बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। मैं एग्जांपल करवाऊंगा थोड़ी देर में, आपको समझ आएगा, बस अभी याद रखो। सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड के बाद में हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अब क्या होता है? लिगेंड में ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे कि ये EN2 हो गया। अब इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे इथाइलिन, इसको इथाइलिन और डाईएमीन हम नाम देते थे, आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ये डाई ट्राई ऐसे आ जाए ना, तो जैसे कि देखो EN, इसको तो हमने क्या बोल दिया? इथाइलिन डाईएमीन बोल दिया, लेकिन यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है, तो इसके लिए हम डाई ट्राई वर्ड यूज ना लेकर इसके लिए हम यूज लेंगे टर्म बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। बिस लेंगे 2 के लिए यूज, ट्रिस लेंगे 3 के लिए यूज, और टेट्राकिस लेंगे 4 के लिए यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे EN का 4 होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते भैया टेट्राकिस इथाइलिन डाईएमीन। क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, आप ऊपर वाले पॉइंट देख लो एक बार, जिससे आपको वो सारे पॉइंट अब आराम से अच्छे से समझ आएंगे। ओके, अब आप देखिए, आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, लाइक सिंपल सॉल्ट्स
द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नेम फर्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर सिंपल सॉल्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल NaCl, सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे फिर एनाइन लिखेंगे। ये अब देखो इसमें देखो K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पे आप देखो K4 तो क्या है, ये सिंपल कैटाइन है और ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो क्लियर सी बात ये कि सबसे पहले हमको कैटाइन लिखना है, सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे जिसके बाद ही एनाइन लिखेंगे। इसमें यही बता रखा है द नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट विद पोटेशियम, पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें कैटाइनिक पार्ट क्या है, इसमें कैटाइनिक पार्ट इसमें पोटेशियम है। बी पॉइंट देखो, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड्स आर टू बी नेम्ड बिफोर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोल रहा है ये, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि हम लिगेंड को पहले लिखेंगे जिसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। मैंने बताया था ना, सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको यही बताया था कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा इस तरीके से मान लो आपको देखने को मिल जाए K4FeCN का होल 6। तो पोटेशियम तो पहले लिख ही दिया, ठीक है, लेकिन इसमें से पहले क्या लिखेंगे, इसमें से पहले लिगेंड पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हेक्सासाइनो पहले आएगा। तो यही इसमें बता रखा है कि पहले हम लिगेंड लिखेंगे। सी पॉइंट आप देखो, क्वेश्चन करवा दूंगा थोड़ी देर में, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर मोर देन 1 then their presence is indicated by prefix like di tri tetra। मैंने आपको बताया था 2 3 4 अगर इस तरीके से दिखाई दे जाए तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से यूज लेंगे, और अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे जाए EN का होल ट्वाइज तो इसके लिए हम डाई ट्राई यूज ना लेकर बिस ट्रिस ये सब यूज लेंगे हम, ठीक है। अब देखो केस ऑफ पॉलीडेंटेंट लिगेंड डिफरेंट प्रीफिक्स सच एज ए बिस ट्रिस, ये मैंने आपको बताया था। पॉलीडेंटेंट लिगेंड जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन, क्या आपका ये यहाँ पे बाइडेंटेंट है। फिर देखो when more than one type of ligand is present in the complex then the ligands are named is the alphabetical order। एक तरफ मान लीजिए आपका EN आ गया, दूसरी तरफ आपका H2O आ गया, इसको क्या बोलते थे हम, इसको हम एक्वा बोलते थे, इसको क्या बोलते थे हम, इसको इथाइलिन डाइएमीन बोलते थे। E और A में से पहले कौन आता है, पहले A आता है ABCD में, यानी कि पहले हम इसको लिखेंगे इस वाले को, जिसके बाद में हम इसको लिखेंगे, यही ये बताना चाह रहा है। डी पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ई पॉइंट देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और कैटाइनिक देन द सेंट्रल मेटल आयन इज टू बी नेम्ड इट इज, यानी कि इसका जो भी नाम होगा ना, देखो एक होता है आपका कैटाइनिक, एक होता है कैटाइनिक पार्ट, एक होता है एनाइनिक पार्ट, एक होता है न्यूट्रल। अब ये ऐसे बोलना चाह रहा है, अगर आपको कैटाइनिक और न्यूट्रल पार्ट दिख जाए तो जो भी मेटल का नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम, फॉर एग्जांपल Fe हो गया तो Fe को हम आयरन ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए Fe, अगर मान लीजिए Fe जैसे कि इसमें देख लो ये Fe है, अभी यहाँ पे क्या है कि एनाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हम 8 टर्म यूज ले लेंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपको समझ आएगा, यानी कि कैटाइन और न्यूट्रल को तो बिल्कुल सेम लिख देंगे, और अगर एनाइनिक पार्ट आ जाए तो 8 टर्म हम यूज लेंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये लिख रखा है 8 टर्म यूज लेंगे। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन इन रोमन नंबर। ये क्या बोलना चाह रहा है, बेसिकली ऐसे बोलना चाह रहा है जैसे कि ये देखो FeCN का होल 6, जैसे कि हम देखें इसको FeCN का होल 6, तो आप इसमें देखो FeCN का होल 6 में क्या है, जो ये FeCN का होल 6 है इसके ऊपर तो ये मेटल Fe के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, लेकिन जो ये Fe है ये यहाँ पे -4 चार्ज छोड़ेगा, यानी कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो +2 चार्ज आ रहा है ना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट बनाकर Fe2, इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट बनाकर। क्वेश्चन करवा दूंगा थोड़ी देर में, एक बार और देख लो, ये सब एक बार शॉर्ट में से ये सारा बताए थे हम। इफ सेंट्रल मेटल एटम इज ए पार्ट ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जैसे कि K4FeCN का होल 6, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम में कैटाइनिक पार्ट है, पीछे जाकर ये एनाइन छोड़ेगा। अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइनिक पार्ट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सफिक्स के रूप में हम 8 टर्म यूज लेंगे। तो देखो अगर Fe आ गया तो फेरेट बोलेंगे, Au आ गया तो हम यहाँ पे इसको गोल्ड ना बोलकर क्या बोलेंगे, यहाँ पे AuRate ओरेट बोलेंगे। अगर Ag आ गया तो इसको हम सिल्वर ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे। देखो सब में 8 आ रहा है ना। अगर Cu आ गया तो कोबाल्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे। वहीं पे अगर सेंट्रल मेटल एटम इज ए पार्ट ऑफ कैटाइनिक और न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल और कैटाइनिक पार्ट आ जाए तो उस कंडीशन में हम कोई भी सफिक्स यूज नहीं लेते। फॉर एग्जांपल Fe को आयरन बोलेंगे, Au को गोल्ड बोलेंगे, Ag को सिल्वर बोलेंगे, Co को कोबाल्ट बोलेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, आराम से समझना, एक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाले, इसलिए तुम लोग अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट वाला देखो, अब देखो
मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। आप फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला आपका क्या है, K4FeCN का होल 6। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम केटाइन लिखेंगे, जिसके बाद हम एनाइन लिखेंगे। केटाइन और एनाइन पहचानना बच्चा बच्चा जानता है, जो पहले आएगा वो केटाइन, जो बाद में आएगा वो एनाइन। ये कौन सा सोल्ट है आपका, ये सिंपल केटाइन प्लस कॉम्प्लेक्स एनाइन टाइप का ये सोल्ट है। तो सिंपल केटाइन को क्या लिखेंगे, सिंपल केटाइन को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखो सिंपल केटाइन, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पोटेशियम। अब बहुत बच्चों के डाउट क्या आता है, बहुत के डाउट क्या आता है कि भैया 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने 4 के लिए कुछ यहाँ पे टेट्रा वगैरह यूज क्यों नहीं लिया। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जो भी ऐसे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी आ जाए ना, चाहे वो 4 हो या फिर इधर पीछे Cl3 आ जाए, तो इनको हम कभी भी यूज नहीं लेते। जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसी को यूज लेते हैं, बिस्ट्रेस उसी के लिए यूज लेते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली पोटेशियम लिखेंगे, और भी एग्जांपल आएंगे ऐसे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पोटेशियम, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट को। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में मैंने आपको बताया था, पहले हम लिगेंड लिखते हैं, जिसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, फिर देखो लिगेंड क्या है यहाँ पे CN आपका लिगेंड है, तो इसके लिए 6 के लिए क्या टर्म यूज लेंगे, आपका यहाँ पे टर्म यूज आएगा हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। फिर हम यहाँ पे लेंगे भैया साइनो यूज क्यों लिया, देखो CN है, CN क्या लिगेंड है, और ये कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। और मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड आ जाए तो उसके लिए हम O सफिक्स यूज लेते हैं, और अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर प्लस होता उसके लिए हम EM यूज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपका एनाइनिक है, तो यहाँ पे साइनो बोलेंगे, और Fe को क्या बोलेंगे बताओ, देखो ये आगे कैटाइनिक है, पीछे जाकर क्या छोड़ेगा, -4 छोड़ेगा, तो हम इसके लिए यूज लेंगे फेरेट। क्या यूज लेंगे, फेरेट यूज लेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, तो ब्रैकेट बनाकर इस तरीके से लिख देंगे। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है ना, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया स्विटजर सोल्ट। क्या बोलते हैं, स्विटजर सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, CuNH3 का होल 4 SO4। देखो चार्ज कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, और ये इसके ऊपर -2, यहाँ पे ये क्या छोड़ेगा, ये +2 छोड़ेगा। तो आप देख सकते हो जो आपका ये Cu है, यानी कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कैटाइनिक पार्ट है, ये कैटाइनिक पार्ट है। यहाँ पे आपका ये एनाइनिक पार्ट था, लेकिन यहाँ पे कैटाइनिक पार्ट है, तो एनाइनिक की वजह से यहाँ पे 8 आया था, लेकिन यहाँ पे अब 8 वेट ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसको आराम से समझो। ओके, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो आता है वो यहाँ पे केटाइन होता है, और जो बाद में आएगा वो एनाइन होता है। तो आप देखो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे ये पार्ट पहले आ रहा है, यानी कि ये केटाइन है, ये एनाइन है। तो केटाइन को सबसे पहले लिखो, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इसको लिखेंगे टेट्रा एमाइन, फिर आपका आएगा कॉपर, फिर आपका क्या आएगा, कॉपर आएगा, तो कॉपर लिखो COPPER। और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। तो आप लिखो यहाँ पे यहाँ पे इसके लिए आप ब्रैकेट बना के ऐसे 1 2, यानी कि आप ऐसे रोमन नंबर लिख दीजिए। फिर बाद में क्या आएगा, आपका आएगा इधर से सल्फेट। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखो यार, ये सब आपको समझना होगा। पहले कैटाइन लिखा मैंने, फिर एनाइन लिखा, एकदम आसान है। फिर आप नेक्स्ट देखो K2PtCl का होल 6, ये आपका कैटाइनिक पार्ट हो गया, आपका ये एनाइनिक पार्ट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कैटाइनिक पार्ट लिखो, तो कैटाइनिक पार्ट मैंने लिख दिया पोटेशियम लिखा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम टर्म यूज लेंगे यहाँ पे हेक्सा। क्या टर्म यूज लेंगे, हेक्सा। फिर इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका आएगा क्लोरो, यानी कि मैं लिगेंड के ऊपर बात कर रहा हूँ अभी, हेक्सा क्लोरो मैंने लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम, फिर क्या लिखेंगे प्लेटिनम। देखो अभी यहाँ पे एक गलती होती है, यहाँ पे गलती ये होती है, देखो ये कैटाइनिक पार्ट है, पीछे जाकर के छोड़ेगा, -2 चार्ज छोड़ेगा, क्योंकि ये कैटाइन है। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि इसके पीछे क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। और चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, इसके ऊपर टोटल चार्ज होगा 4, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आप 4th नंबर का देखो, 4th नंबर का नाम, अब देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना। ये जेई में पूछा गया था, और बोर्ड में आया होगा तो मेरे को कभी पता नहीं, जरूर आया होगा बोर्ड में ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार जेई मेंस के अंदर पूछा गया था, तो इसको समझ लो। सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे, आगे वाला कैटाइन है। ओके, तो आप कैटाइन को लिखो। अब देखो कैटाइन को हम कैसे लिखेंगे, आपका देखो इथाइलिन डाइएमीन लिखो, इथाइलिन डाइएमीन। अब आप एक चीज देखो, इथाइलिन डाइएमीन यहाँ पे कितने 3 है, तो एक चीज ध्यान, मैंने आपको बताया था ना कि अगर डाई ऐसे बीच में आ जाए
तो हम उसके लिए 3 के लिए ट्रिस यूज लेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। तो मैंने ट्रिस लिखा, फिर ब्रैकेट बनाकर इथाइलिन डाई एमीन मैंने लिख दिया। अभी ब्रैकेट बनाना, ध्यान रखना ब्रैकेट कब बनाना है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए ये डाई भी आ रहा हो और ये बिस ट्रिस ऐसी कंडीशन आ रही हो, तब हमको यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है। आपका लिगेंड हो गया, लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका कोबाल्ट। अब यहाँ पे देखो 8 वेट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा, ये यहाँ पे इसके ऊपर -3 चार्ज है, पूरा कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो मेटल के ऊपर यहाँ पे +3 चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली कोबाल्ट लिखेंगे। और फिर यहाँ पे रोमन नंबर ब्रैकेट बनाकर लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे, हम क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, आप ये कर लोगे, एकदम आसान था, आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारा 5th नंबर का। 5th नंबर को अब आप आराम से समझना। देखो मैं सब तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी डाउट ना बचे, और आपको जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगाना हो वो लगा लेना, आप पे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन, इसको समझ लो आराम से। देखो, अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे CO के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ये CO आपका न्यूट्रल, ये NH3 आपका न्यूट्रल, ये H2 आपका न्यूट्रल, और इसके ऊपर कितना -3, यहाँ पे कितना छोड़ देगा, +3 चार्ज छोड़ेगा, यानी कि CO के ऊपर हो गया +3 चार्ज, यानी कि 8 वेट तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो अब नाम लिखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये आपका कैटाइन है पूरा, ये आपका पूरा एनाइन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट, फिर एनाइनिक पार्ट। तो यहाँ पे देखो 3 लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड है, एक आपका कार्बोनिल, एक आपका एमाइन, एक आपका एक्वा। तो बताओ सबसे पहले एमाइन, एक्वा और कार्बोनिल, इनमें से कौन आएगा, सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, आप पहचानो, खुद इस चीज को अच्छे से पहचानो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे एमाइन, में लिखता हूँ यहाँ पे डाई एमाइन, सबसे पहले एमाइन आएगा। डाई क्यों यूज लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इस वजह से हमने डाई यूज लिया। तो मैंने क्या लिखा, डाई एमाइन लिखा। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा डाई एक्वा, इसके बाद डाई एक्वा आएगा AQ, और फिर आपका बचता है इधर से कार्बोनिल ग्रुप। तो A के बाद में क्या आता है, C आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल लिखेंगे। और फिर हम लास्ट में क्या लिख देंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपकी, कोबाल्ट, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, और लास्ट में एनाइनिक पार्ट लिख देंगे, जो क्या है आपका क्लोराइड। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर ये 3, 2 कुछ भी आ रहा हो, उसको हमको कभी भी नहीं लिखना, ओनली उसका सिंपल नाम लिख देना है, जो कि मैंने लिख दिया। आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आप 6 नंबर का देख लो यार, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है लोगों से, इसको मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है, आप ये देख सकते हो, इसमें गलती होती है, इसलिए आप इसको आराम से समझना। गलती क्या होती है अभी बताऊंगा। इसमें गलती ये होती है कि आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम आएगी। जिन्होंने इसका वर्नर थ्योरी वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, वो इसको ईजिली निकाल लेंगे, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने वर्नर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी, उनको प्रॉब्लम होती है। देखो आप पहचानो यहाँ पे इस CO का CN कितना है, इस CO का CN कितना है, इसका भी 6, इसका CN कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी 6। तो वैसे तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आपको नोट डलवाया था, याद करो। CN कब होता है यहाँ पे, CN6 कब होता है, CN6 कब होता है, जब CO के ऊपर +3 चार्ज होता है ना, तभी यहाँ पे ये इसका CN6 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 1 भी हो सकता था, ये यहाँ पे 2, 2 भी हो सकता था, यानी कि इनका जो रेशियो है ना, जो इनका रेशियो है, ये रेशियो इनका क्या है, यहाँ पे रेशियो बराबर है। समझो यार इस चीज को, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज को मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ, जिससे तुम लोग आराम से अच्छे से समझ पाओ। आप देखो ये आपका देखो कॉम्प्लेक्स कैटाइन, ये आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, पहले कैटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे। ठीक है, आप लिगेंड लिख दोगे, फिर मेटल लिख दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना, तो इस CO के ऊपर भी +3 चार्ज होगा, और इस CO के ऊपर भी +3 चार्ज होगा। इस ऐसे करके आपको भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक तरीके से ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल सोल्ट है, यहाँ पे 1, 1 आएगा। इसका नाम लिखते हैं, पहले आप कैटाइनिक पार्ट लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेक्सा एमाइन, AMM आएगा यहाँ पे क्योंकि NH3 है, हेक्सा एमाइन। फिर आएगा आपका इधर से कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका, 3rd हो गया। इसके बाद में फिर हम लेंगे फिर हम लेंगे यहाँ पे क्लोरो, फिर इसके बाद फिर से आएगा कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3rd। और इधर से आपका क्या हो जाएगा, इधर से आपका क्या हुआ, हेक्सा क्लोरो कोबाल्ट 3rd। यस बिल्कुल सही है। यहाँ पे 8 वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नहीं है, इस वजह से।
अब आप ये देखो, इसको बताओ आप कैसे लिखोगे। आप देखो यहाँ पे, आप देखो ये आयन है, यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा है। मैंने इतने सारे कराए जिसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आयन हो, लेकिन ये वाला आपका आयन है, तो इसको समझ लो ये एक अलग से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं ओनली एक ही कराऊंगा। तो आप देखिए इस वाले को, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ऐसे कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट ऐसा कुछ भी है नहीं। यहाँ पे एनाइनिक और कैटाइनिक पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस आयन का नाम लिखेंगे। आयन का नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखिए टेट्रा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कॉपर। देखो टेट्रा एक्वा कॉपर, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, क्योंकि ये आयन है। यहाँ पे कैटाइनिक एनाइनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आयन वाला पार्ट है। तो आप इसको कर लोगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप आगे देखिए और क्वेश्चन भी। अब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में, और इनको रटना ही होता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड के अंदर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनको आराम से समझो। और अगर नीट IIT JEE की बात करूँ तो वहाँ पे टेस्ट इनका करवाया जाता है। तो देखो जो ये फर्स्ट वाला 8 नंबर का और 9 नंबर का, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है प्रूशियन ब्लू, और इसको बोला जाता है टर्नबुल्स ब्लू। इनके फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। फॉर्मूले कैसे याद रखने, Fe4 FeCN का होल 6 3, Fe3 FeCN का होल 6 2। देखो अभी रटो मत, अभी मैं बताऊंगा तब आपको आराम से समझ आएगा। आप देखो मैंने आपको सोल्ट को तोड़ना सिखाया था। ये 3 यहाँ पे आएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इधर आएगा, ये -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो शानदार तरीका बताता हूँ। AXBY टाइप का सोल्ट है, इसको आगे भेजो, इसको इसके आगे भेजो, XA प्लस ये YB हो जाएगा। जो ये Y है ये ऊपर आएगा प्लस, और ये देखो ये Y ऊपर आएगा, और जो ये X है ये इधर आ जाएगा, यानी कि -X। इस तरीके से मैंने देखो इसको तोड़ा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया है। तो इसका नाम क्या होगा आप ये समझो। इसके 2 नाम होते हैं। पहले इसका IUPAC नाम आपको बताता हूँ। ये कैटाइनिक पार्ट, ये एनाइनिक पार्ट। कैटाइनिक पार्ट पहले लिखेंगे, तो आप लिखिए कैटाइनिक पार्ट को पहले। आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्या? आप यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्या? निकाल के बताओ इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखो ये क्या आपका CN6, ये क्या आपका CN6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने, X + 6 - 1 और इधर -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। और ये तो आपका +3 है ही, तो 1 + 3 में 1 + 2 में, तो आप इसका नाम लिख दीजिए, एकदम आसान है। इसका IUPAC नाम आपको पहले मैं बता देता हूँ। इसको लिखेंगे सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट, तो मैंने लिखा आयरन। इसके बाद में आपका आएगा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में, जो कि 3rd होगा। फिर आप इधर से देखो, इधर से हम लिगेंड लिखेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट का, तो ये हो जाएगा हेक्सा। फिर मैं लिख दूंगा इसके लिए साइनो। फिर बताओ इसके लिए फेरेट आएगा या आयरन, यहाँ पे ओनली आयरन आएगा। इसके लिए फेरेट आएगा क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो फेरेट, और साथ में ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में सेकंड। समझ आया आपको? ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो आप इसका एक और नाम होता है। देखो ये क्या था, आप देखो ये Fe+3 था और ये Fe+2 था। आप देख लो Fe+3 था, Fe+2 था। Fe को क्या बोलते थे हम? Fe को तो हम फेरिक बोलते थे ना भैया, Fe को तो हम फेरिक बोलते थे। और देखो Fe+3 को फेरिक बोलते थे, और Fe+2 को क्या बोलते थे? Fe+2 को हम फेरस बोलते थे। तो फेरिक का तो फेरी ले लो, और फेरस का यहाँ पे फेरो ले लो, तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, और ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हो जाएगा फेरीफेरोसाइनाइड। क्या? फेरीफेरोसाइनाइड इसका ये नाम हो जाएगा। और आपको इसको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, फेरीफेरोसाइनाइड। ठीक है, याद रख लोगे। और इसका कलर कौन सा होता है? प्रूशियन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप Fe3 FeCN का होल 6 2। देख लो इसको भी यार वैसे ही तोड़ना है। कैसे टूटेगा? ये इधर ये +2 हो जाएगा, और ये आपका इधर आएगा -3 हो जाएगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले +3 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो +2 आएगा। इसका IUPAC नाम लिख लो। IUPAC नाम सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट आयरन लिखा, साथ में इसका रोमन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड हो गया। फिर लिगेंड लिखो कॉम्प्लेक्स पार्ट का हेक्सा, मैंने क्योंकि 6 है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइनो आएगा। साइनो क्यों आया? क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद में क्या आएगा? आयरन आएगा या फिर फेरेट आएगा? यहाँ आएगा फेरेट। फेरेट क्यों आया? क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 3। ये हो गया। इसका नाम जैसे कि फेरीफेरोसाइनाइड था, इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा फेरोफेरीसाइनाइड। इसका क्या होगा? देखो समझो, इसका नाम होगा फेरोफेरीसाइनाइड।
और साइनाइड। ऐसा क्यों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। फेरो फेरी साइनाइड क्यों नाम हुआ, देखो यह फेरी क्यों यूज लिया, क्योंकि Fe+3 था। या फेरो क्यों यूज लिया, क्योंकि Fe+2 पहले था, Fe+3 बाद में था। Fe+2 के लिए फेरो, Fe+3 के लिए फेरी, साइनाइड तो आएगा ही। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। और इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है टन्स बुल्स ब्लू। याद रखोगे आप लोग, और याद आपको रखना होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 11 नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का स्टार मार्क कर दीजिए। कई बार नीट और IIT जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। तो आप देखो NiDMg का होल 2, NiDMg का होल 2, और आप इसका नाम देख लीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। इन क्वेश्चन में 11 नंबर से कुछ क्वेश्चन ऐसे, तीन से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे 11 नंबर से, जिनमें कुछ खासियत होने वाली है। तो सबसे पहले आप 11 नंबर का देखो, DMg डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बाइडेंटेंट लिगेंड होता था, और DMg -1 इसके ऊपर चार्ज होता था, आपको पता होगा। ये यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कोई केटाइन एनाइन ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा इसका नाम लिखा जाएगा। आप याद करो ये कितनी क्लेट रिंग बनाता था, ये 4 क्लेट रिंग बनाता था। दो तो यहाँ पे मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट था, दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती थी, और दो रिंग यहाँ पे नॉर्मल बनती थी। तुम लोग याद करो, इंपॉर्टेंट, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब इसका नाम लिखो आप। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम, देखो सुनो अच्छे से। लिगेंड लिखेंगे सबसे पहले, तो लिगेंड कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, इसको हम डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो बोलेंगे। और आप साथ में देखिए यहाँ पे -2 चार्ज होगा, इसीलिए यहाँ पे O आएगा सफिक्स के रूप में, और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, और साथ में आगे बिस भी आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 आ रहा है, और 2 के लिए क्या यूज लेंगे, बिस यूज लेंगे। 3 आता तो ट्रिस यूज लेते, यहाँ पे डाई आ गया, इस वजह से हमने बिस लिखा। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में अब हम लिखेंगे यहाँ पे मेटल, तो NiCkEl, निकल आपकी मेटल हो जाएगी। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि +2 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका IUPAC नाम लिख देते हैं। फिर 11 नंबर का देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको बोला जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इसका यूज किस में होता है, देखो मैं आपको एक पॉइंट DMG के लिए बताता हूँ। इसके लिए आपको चेरी कलर देखने को मिलता है। अगर लैब में हम DMG का टेस्ट करते हैं तो इसका चेरी कलर आपको देखने को मिलेगा, चेरी कलर इस तरीके का। अगर हम इसकी बात करें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की, तो इसका यूज होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के टेस्ट में। नाइट्रेट का इसका टेस्ट किया जाता है, किससे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। अब देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है। इस क्वेश्चन में खासियत ये, आप देखो H2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इसका चार्ज कितना, 0। और NO देखो 2 तरीके का होता था, एक होता था न्यूट्रल, और एक होता था कैटाइनिक, यानी कि +1। आप जाके देखना, NO न्यूट्रल भी होता था और कैटाइनिक भी होता था। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसीलियम, मैंने ये सब आपको बताया था। और ये SO4, इसके ऊपर तो -2 चार्ज होगा। अब यहाँ पे डाउट यही आता है बच्चों को क्वेश्चन करते टाइम, कि हम इसमें से 0 न्यूट्रल वाला माने या +1 वाला माने, कैटाइनिक माने, कौन सा माने। बस यही क्वेश्चन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम। तो इसको अच्छे से समझो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि NO होता है ना, NO को हम ओनली दो जगह हम इसको +1 के फॉर्म में मानेंगे। ओनली 2 जगह इसको हम +1 के फॉर्म में मानेंगे। बाकी NO को हम सभी जगह न्यूट्रल के फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। अभी 2 जगह कौन कौन सी है, वो दोनों एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, जहाँ +1 में मानना है, बाकी सभी जगह न्यूट्रल मानना है। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये कैटाइनिक पार्ट हो गया पूरा, ये पीछे वाला एनाइनिक पार्ट हो गया। तो पहले कैटाइनिक लिखो, एक तरफ एक्वा, एक तरफ नाइट्रोसिल। तो पहले तो आएगा एक्वा, तो ये हो जाएगा आपका पेंटा एक्वा। और आप फिर इधर से देखो, पेंटा एक्वा, फिर आएगा आपका नाइट्रोसिल, फिर क्या आएगा, नाइट्रोसिल। अब आप देखो, अब आपको गलती क्या होती है, गलती यही तो होती है इस क्वेश्चन में कि चार्ज कितना होगा। तो चार्ज अच्छे से समझो, इसके ऊपर होगा +1 चार्ज। कैसे निकाला मैंने, x + 50 प्लस का 1 इजिकल टू प्लस का 2। तो अगर हम बात करें तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, फाइनली +1 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, अब आपको समझा रहा हूँ। गलती यहाँ पे ये होती है, यहाँ मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिख दिया पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल। और अब यहाँ पे क्या आएगा, मेटल आएगी, मेटल आयरन आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये 2 ना होकर यहाँ पे 1 होगा, बस याद रखना। एक केस तो ये हो गया जहाँ पे NO+1 में आएगा। एक और केस बताऊंगा लास्ट में, एनाइनिक पार्ट लिख दो, ये क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सल्फेट, ये आपको समझ आ गया होगा।
10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 12वें नंबर का क्वेश्चन होगा, और 12, 13 और 14 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा समाप्त। फिर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचेंगे जो वो ओनली IIT एडवांस लेवल के होते हैं, IIT JEE के लिए होते हैं, नीट वीट के लिए वो क्वेश्चन नहीं है। तो देखो मैं स्लाइड सेट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या था? FeH2O का होल 5 NOSO4। इसी तरीके से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला होता है NO2FeCN का होल 5 और NO, ये क्या हो गया आपका? ये होता है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसके पहले ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का यूज किया था नाइट्राइट और नाइट्रेट के टेस्ट में। इसी तरीके से सल्फाइड आयन के टेस्ट के लिए यूज लिया जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। तो अब आप देखो, जस्ट 5 सेकेंड, ओके। तो आप देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका आप सबसे पहले यहाँ पे देखो चार्ज निकालो। NO का यहाँ पे चार्ज +1 होगा। वैसे अभी 2 एग्जाम्पल थे, दोनों खत्म हो गए, जहाँ NO +1 में आएगा, बाकी सभी जगह NO कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ये पीछे जाकर -2 छोड़ेगा, और ये आपका -5 हो गया, -5 हो -2 -7 हो गया। और अगर हम देखो, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, आप लोगों से गलती होगी। x + 5 - 1 + 1 = -2, तो x = ये हो गया आपका इधर से -4 और इधर जाकर ये +2 हो जाएगा, यानी कि Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। गलती नहीं होनी चाहिए, आपको निकाल के बताया। सबसे पहले केटाइनिक पार्ट लिखो, मैंने लिखा भैया सोडियम, मैंने सोडियम लिख दिया। इसके बाद आएगा आपका लिगेंड, तो लिगेंड हो गया, इधर से पेंटा। फिर हम लिखेंगे, देखो अल्फाबेटिकल के हिसाब से चलना है ना, फिर हम लिखेंगे नाइट्रोसीलियम। नाइट्रोसीलियम क्यों लिखा? क्योंकि +1 आ रहा है, इस वजह से हम इसको नाइट्रोसीलियम बोलेंगे। फिर आएगा आपका इधर से फेरेट 8, क्यों आया यहाँ पे? देखो सेंट्रल मेटल एटम, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसलिए यहाँ पे 8 आएगा। तो मैंने क्या लिखा? सोडियम, पेंटा, नाइट्रोसीलियम और फेरेट, और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्रायोलाइट, इसको बोला जाता है Na3AlF6। ये केटाइनिक पार्ट, ये और ये एनाइनिक पार्ट। सबसे पहले केटाइन लिखो, केटाइन क्या होगा यहाँ पे? सोडियम। यहाँ पे ट्राई व्राई कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो सोडियम। फिर आप लिखो लिगेंड के लिए हेक्सा। फिर आप लिखो इधर से आपका फ्लूरो। फिर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अब बताओ एल्यूमिनियम आएगा या एल्यूमिनेट आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? Na3, पीछे जाकर -3 चार्ज छोड़ेगा, Al के ऊपर +3 आएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनेट बोलेंगे, क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और ब्रैकेट में 3rd ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला देख लो। हाँ, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। कैसे लिखेंगे? अब H2, तो बताओ H2 के लिए हम कुछ हाइड्रोजन वगैरह कुछ लिखेंगे क्या? वैसे यार याद रखना, ये अगर H2 ऐसे आगे आ जाए ना, अगर H2 ऐसे आगे आ जाए तो इसके लिए हम टर्म यूज लेंगे एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले आप लिगेंड लिखोगे, यहाँ पे H2 पहले नहीं आएगा, ध्यान रखना, बताऊंगा क्यों। सबसे पहले लिखोगे लिगेंड हेक्सा, फिर आएगा यहाँ पे क्लोरो, CHLORO क्लोरो। फिर आएगा यहाँ पे प्लेटिनिक, क्या आएगा? प्लेटिनिक। और फिर आएगा एसिड। मैंने आपको बताया अगर H2 आ जाए तो उसके लिए एसिड टर्म यूज लेंगे, इसलिए आगे कुछ भी नहीं आएगा, सीधा पीछे एसिड आएगा। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो क्लोरो प्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, आप इसको ये भी नाम दे सकते हो। आई होप गाइज आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कैटाइन, सिंपल एनाइन, कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। एक ये कुछ क्वेश्चन IIT JEE एडवांस के लिए मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ, जो यहाँ पे क्या है, ये है आपका IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको अब आप आराम से समझो, IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी गलती होती है बहुत लोगों से, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता, कोचिंग में बहुत कम जगह पढ़ाते हैं। तो देखो, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स वी यूज सफिक्स म्यू। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा लिगेंड हो जो दो तरफ ऐसे जुड़ा हुआ हो और वो ब्रिज बना रहा हो। आप देखो ना, ब्रिज बन रहा है, इधर से देखो बाइक जा रही है बूम, इस तरीके से ना गाड़ी जा रही है। तो आप देख लो, नहीं समझ आया तो समझो, इधर आपका लिगेंड, ये देखो ब्रिज बन गया ना, इधर से आप ट्रेन भी भेज सकते हो, आप इधर से बस भी भेज सकते हो, आप इधर से साइकिल कुछ भी भेज सकते हो। यानी कि लिगेंड यहाँ पे, ये कौन सा लिगेंड है? ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है अब आपको मैं वही समझाने जा रहा हूँ, तो आप आराम से समझो।
ऐसे नाम लिखते टाइम हम क्या करेंगे, ऐसे नाम लिखते टाइम सबसे पहले हम लिखेंगे म्यू, और म्यू लिखने के बाद हम लिखेंगे लिगेंड। जैसे कि मैं आपको इसका नाम लिख के बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे म्यू, और म्यू लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो म्यू और यहाँ पे लिगेंड OH, OH यहाँ पे लिगेंड है, 2 OH है तो क्या लिखेंगे डाई, और OH को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सो, याद है OH को हाइड्रोक्सो बोला जाता है। ओके हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद हम ये लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, ये क्या होते हैं, ये भी आपके लिगेंड ही होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड को लिखते हैं, जिसके बाद नॉर्मल लिगेंड को लिखेंगे। समझ आ रहा है ना आपको। तो ब्रिजिंग लिगेंड मैंने डाई हाइड्रोक्सो लिख दिया। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद बताओ यहाँ पे मैं टेट्रा लिखूँ या ऑक्टा लिखूँ, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं दोनों को मिला के लिखूंगा। 4 ये और 4 ये, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑक्टा। ऑक्टा के बाद आएगा भैया एमाइन, ऑक्टा एमाइन, फिर आएगा आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिख दीजिए। अब यहाँ पे बताओ प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते टाइम। तो आप देखो ये 4Cl इसका हो जाएगा -4, एक OH -1, दूसरा OH -1, टोटल कितना हो गया, -6 हो गया। और अगर 2 कोबाल्ट है, अगर दोनों कोबाल्ट के ऊपर में चार्ज बांटू तो +3 इस तरीके से बढ़ जाएगा, ये +6 हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में कोबाल्ट 3 लिख दूंगा। ये चीज़ समझ नहीं आती बहुत लोगों को, आपको तभी समझ आएगी अगर आप मेरे पूरे लेक्चर देख रहे होंगे। तो मैंने कोबाल्ट 3 और लास्ट में आप एनाइनिक पार्ट लिख दो क्लोराइड। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसको एक और तरीके से नाम बताया जाता है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो ये होता है कि इस हाइड्रोक्सो को तो देखो मैं म्यू डाई हाइड्रोक्सो लिख दूंगा, ऐसे कैसे, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, हमने जैसे ऑक्टा एमाइन लिखा ना, इस ऑक्टा की जगह यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिस लगाकर और यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं टेट्रा एमाइन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेट्रा एमाइन एक तो ये रहा, दूसरा ए रहा, इस तरीके से लिख देते हैं। और फिर कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस तरीके से नाम लिखा जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बचता है आज के इस लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से समझ लो जिससे आपको समझ आ सके, ठीक है भैया। ओके, तो आप देखिए, बताओ इसका नाम आप कैसे लिखोगे, मतलब बहुत लोगों को तो इनको देख के ही डर लग जाता है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले ब्रिजिंग लिगेंड को लिखना है। ब्रिजिंग OH और NH2 क्या है, यहाँ पे ब्रिज बना रहे, देखो ब्रिज बन रहा है, बू ऐसे गाड़ी जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका ब्रिजिंग हो गया, ब्रिज बन रहा है। तो बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले आप इधर से ब्रिजिंग लिगेंड लिखो, तो एक तरफ आपका हाइड्रोक्सो, दूसरी तरफ एमाइन, तो ये H हो गया, ये A हो गया, तो क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, और आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया भैया म्यू, देखो यार गलती हो गई, पहले ए आएगा ना, पहले ए आएगा, तो हम लिखेंगे पहले क्या, म्यू एमिडो, फिर आप लिखिए म्यू हाइड्रोक्सो, ब्रिजिंग लिगेंड समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। इसके बाद में फिर आएगी आपकी नॉर्मल लिगेंड, तो हम क्या लिख देंगे ऑक्टा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्टा एमीन, और फिर आपकी यहाँ पे बचती है सेंट्रल मेटल एटम, ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। यहाँ पे डाई भी आएगा क्योंकि 2 कोबाल्ट है, इसलिए आप डाई ऐड कर देना, डाई कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 होगा। कैसे होगा, आप इधर से देखो, इस OH के ऊपर क्या होगा, इस OH के ऊपर यहाँ पे होगा -1, और इस NH2 के ऊपर भी क्या होगा, -1 होगा, और ये इधर से -4 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, -6 हो गया। तोड़ेंगे +3 में टूट जाएगा। एक 104 के ऊपर -2 होता है ना भाई, तो 2 के ऊपर -4 हो जाएगा ना, 2 के ऊपर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे, सल्फिडो नहीं लिखेंगे, सल्फेट लिखेंगे, क्योंकि ये देखो आप इधर से ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, इस वजह से। तो ये लिगेंड थोड़ा आज का टिपिकल होता है, मतलब लोगों को समझ नहीं आता और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन हमको करवाना जरूरी था क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा रहे, इसी वजह से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई भी डाउट हो जरूर पूछना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना हो कर लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।